बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और वफाकी वज़ीर आज़म सवाती को नोटिस देने का फैसला किया। आज़म सवाती साहब ने जो रवैया रखा इलेक्शन कमीशन के लिए, कहा कि यहाँ पे पैसे चलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और इल्ज़ामात लगाए। फिर उसी तरीके से फवाद चौधरी साहब के भी जो तुंदो तेज़ बयानात थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो सामने आए। और अब इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो चीफ इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ, ये फैसला हुआ है कि इन दोनों अफराद को जो है वो नोटिस दिए जाएंगे। तो आखिर वजह क्या है, क्यों इतना हेड ऑन गई है और बाज़ वज़रा हद से ज़्यादा गए हैं एक आइनी इदारे के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ, इस महाजराई की वजह क्या है? और साथ साथ कल आपने देखा कि जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया ने जो मुजाहरा किया, जिसमें सहाफ़ती तंजीमें भी थी, जिसमें वकला भी थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफराद भी थे, और पाकिस्तान की तमाम जो अपोजिशन जमातें और ख़ुद हुकूमत में शामिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अफराद थे, वो सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए आए। बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह, और साथ साथ जितने भी मुंतखब एमएनएज हैं और सेनेटर्स हैं, क्योंकि कल जॉइंट सेशन था, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब था, उसके बाद भी लोगों ने यकजहती का इजहार किया और कहा कि वो मुल्क में जो मीडिया को दबाने की साजिश है, चाहे वो पीएमडीए की सूरत में हो, चाहे किसी और ऑर्डिनेंस की सूरत में हो, उसमें किसी सूरत जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर जगह पे, चाहे वो ऐवान के अंदर हो या मैदान में हो, उस पर मुज़ाहिमत करेंगे। कल पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सदर मुमलिकत खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इसकी कोई मिसाल या नज़ीर मिलती हो। सहाफ़ियों ने नीचे बैठे एहतजाज किया, जो मुख्तलिफ डिग्निटरीज थी जब वो गुजरी तो वो देख रहे थे, और उसका नतीजा ये था कि आज जगह जगह ये डिस्कस हो रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है। असद कैसर साहब कहते हैं जी हमें इत्तला मिली थी कि कहीं कोई लड़ाई हो जाएगी, इस वजह से हमने बंद कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। शौकत तरीन साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए थे, इस वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ और आज डॉलर 169 पर पहुंच गया। गवर्नमेंट अपनी एक स्कीम बता रही है, कह रही है कि आटे की कीमत को हम फिक्स कर रहे हैं 54-55 रुपये या 56 रुपये पर, इसी तरीके से चीनी की कीमत को हम फिक्स कर रहे हैं, और ये दिसंबर तक ये काम हो जाएगा। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन की सदाएं हैं, इसमें कमी वाक़ होगी। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मौजूद है मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिबा। निसार खोड़ो साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये इतना हेड ऑन फेडरल मिनिस्टर्स का लेना, कहा कि जी पैसे लेते हैं, कोई कहते हैं जी सियासत करनी है तो नौकरी छोड़ो और सियासत में आ जाओ, ये क्या है और क्यों है? ये इदारों की आज़ादी है। ये पाकिस्तान, इस नए पाकिस्तान में आज़ाद इदारे को काम करने दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का जबकि टाइम और अरसा भी है मुकर्रर के लिए, इतने सालों के लिए वो होगा, उसको जोद कोब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? सरकारी नौकरी पे काम करने वाले वफाकी वजीर। वो वफाकी वजीर जो कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनसे मिलती है, कभी छिन जाती है और फिर वापस मिल जाती है कि तुम और ज्यादा तनदही से काम करोगे, और उनकी बेइज्जती की जाती है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी तबाही के किनारे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ को वो कोर्ट जिसने सजा दी थी, उस कोर्ट को भी खत्म कर दिया, उस कोर्ट को ही खत्म कर दिया। ये इस तरह की कोशिशें हैं कि इससे मुल्क में इदारे आजादाना तौर पर काम करने वाले रहे ही ना, हुक्म पर चलते रहे और फिर ठीक है, कोई इनकार करे तो उसको तबाह करो, तंग करो, इकरार करे तो फिर शुगर स्कैम में और दूसरी चीजों में भी बरीउल-ज़िम्मा हो जाओ। ये आजाद इदारों की इज्जत हो रही है नए पाकिस्तान में।
खोड़ो साहब, तो इससे हासिल क्या होगा? इदारे अगर तबाह हों और हम समझें कि जी हम बच जाएंगे, तो वो तो पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम में जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं ना फिर तो फिर जो काम करने वाले हैं सर, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी तो होते हैं ना। कहते हैं ना, आप ही तो मिसालें देते हैं, आप ही मिसालें देते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह से आगे बढ़कर काम करके अपनी कुछ मार्क्स बनाने चाहते हैं, मार्किंग, पॉइंट स्टोरिंग करना चाहते हैं। किसने पहले हमला किया, मैंने सख्त हमला किया या उसने सख्त हमला किया। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके गुलाम हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये है कुल मसला। आगे हासिल क्या होगा? हुकूमत की डिस्क्रेडिबिलिटी, हुकूमत कंट्रोवर्सी में, हुकूमत के ऊपर सवाल। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात है ना जनाब जी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए क्या तरीका क्या है? किसने कहा है? मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात किसने कही नहीं है? कब से कहते हम आते रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उस पे क्यों चुप है? ये हुकूमत जब आरटीएस सिस्टम फेल हो गया, उस पे कमेंट क्यों नहीं करते? आरटीएस सिस्टम फेल होने पर कमेंट अभी तक क्यों नहीं आया तहरीक इंसाफ की तरफ से? करना चाहिए ना। अगर फेलियर है तो वो भी फेलियर था जी। बल्कि कोई कमेटी भी बनी थी अली परवेज साहब असेंबली के अंदर, और उसने ये देखना तो था किधर है वो किधर है? जी। वो कमेटी की रिपोर्ट किधर है मेरे साईं? वो किधर है कमेटी की रिपोर्ट? किधर है अली परवेज साहब? क्या हुआ उसके अंदर असेंबली में, और क्यों हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने आज प्रोग्राम में याद किया। मैं देखें आपसे गुजारिश इतनी करूंगा कि आज के जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह, जब वो कंटेनर पे खड़े हुए थे ना डी चौक के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पे इस मुल्क के हर मसले का हल तो उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। आप मुझे बता दें वो क्या कहते थे कि जी इस मुल्क के अंदर जो आदमी भी चाहता है कि शख्सी आमरियत यहाँ पे लेके आए, वो इस मुल्क के इदारों को बर्बाद करता है। तो उसी की तरफ इशारा निसार खोड़ो साहब ने किया कि जो ये इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की तरफ अब दौड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने नैब के साथ क्या किया, अपने सियासी मुखालफीन के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह से इकामे के पीछे छुप के सजा दिलवाई। उसके बाद जब ट्रायल चला तो जज अरशद मलिक आ गया और क्या कुछ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ इन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की। आपके मीडिया के साथ तो अब इन्होंने काम अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये वो इमरान खान साहब का ताकत का हवस है जिसके लिए वो इस मुल्क के इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, और यही झलक आपको हर जगह के ऊपर नजर आती है। आप मुझे बता दें कि अगर ये इतने ही यहां पे मकबूल होते और यहां पे बताते कि जी हम अवाम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो इनके साथ वो छावनियों के अंदर इलेक्शनों के अंदर क्या हुआ है? ये तो यहां पे शीन में से मीम और मीम में से नून और पता नहीं क्या क्या निकालते जा रहे थे। यहां पे तो पता चला छावनियों के अंदर से भी नून निकल के आ गई है। माशाल्लाह पेशावर जैसी जगह जहां पे इनकी 8वें साल के अंदर हुकूमत है, वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। लाहौर के अंदर इमरान खान साहब का अपना हलका जहां पे इनको जितवाया गया था, 1000 से कम इनको वोट पड़े थे। उसके बाद 40-45 दिन के बाद वहां पे जिमनी इलेक्शन हुआ था, तो इनके जो उम्मीदवार थे हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार, वहां पे 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, और आज भी ख्वाजा साद रफीक साहब असेंबली में बैठे हैं। उसी हलके के अंदर जब इलेक्शन होता है तो हम जो हुकूमत में होते हुए एक वार्ड हारे थे ना, इस दफा वो भी जीत जाते हैं। तो मुझे बताएं, ये अगर इदारों को कमजोर नहीं करेंगे, आरटीएस को फेल नहीं करेंगे, ईवीएम को लेके नहीं आएंगे, आई वोटिंग करके हैकिंग के जरिए वोट नहीं लेना चाहेंगे, तो ये अपने जो इक़्तिदार को किस तरह से तूल देंगे? इनके पास तो और ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए क्योंकि अब आपकी सफों के अंदर लोग भी इनकी कमजोरियों को यहां पे पिन पॉइंट कर रहे थे, तो अब माशाल्लाह आपकी बारी आ गई है, आपको भी सेंसर करेंगे, जुर्माने डालेंगे, समरी ट्रायल करेंगे, समरी सजाएं देंगे। तो माशाल्लाह हमारे लिए तो उन्होंने बनाया है, वो अभी उसके ऊपर भी करेंगे तो यही चलता रहेगा। मीडिया ट्रिब्यूनल और बहुत सारी बातें वो खोड़ो साहब से पूछेंगे। जवेरिया साहब, ये क्यों इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं आप? इनको खुद आपने बनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, अब आपको ये बुरे लगने लग गए हैं। विफाकी वज़रा कहते हैं पैसे चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अपनी कमजोरी, डाइवर्जन, ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारी साहब, सबसे पहले तो आपका। बात मैं शुरू करूंगी, खोड़ो साहब की बात तो चलो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई कि वो सीधा पॉइंट पे बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट, जो आपने सवाल किया।
اور علی پرویز ملک صاحب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ جب ان کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور جب ان کو کوئی چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی، پھر وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بات کا سر پیر بھی نہیں ہے۔ اب بات ہو کیا رہی ہے اور وہ بات کر کیا رہے ہیں۔ اب اس طرح اگر میں شروع ہو جاؤں اور میں گنوانا شروع کر دوں ان کے دور حکومت میں ساری چیزیں، میں گنوانا شروع کر دوں ان کی ناکامیاں، اور ابھی آپ کنٹونمنٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو اوور آل دیکھیں تو پی ٹی آئی پھر سے ایک بار بڑی اور مقبول جماعت بن کے آئی ہے۔ آپ ایک وارڈ کی مثال دے رہے ہیں اور کبھی اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ پہلی بات یہ علی بھائی میری بات سنیں، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں نا، میں چپ کر کے بات سن رہی ہوں، تو میری بات چپ کر کے سنیں۔ بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ اور اس طرح مسکرانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کی طنزیہ مسکراہٹیں ہم اس سے آپ جو مرضی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو اس سے۔ نہیں، میرا خیال ہے حافظ صاحب سے پوچھ لیں میں نے کیا ان کے سوال کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ آپ علی پرویز صاحب یہ اپوزیشن والا رویہ جو اسمبلی میں فلور کے اوپر ہوتا ہے نا، وہ وہیں تک رکھیں، کم از کم پروگرام میں نہ لے کے آئے، کم از کم پروگرام میں نہ لے کے آئے۔ میرا آپ مجھے جواب دینے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ اداروں کو مجھے جواب دینے دیں گے؟ جی جویریتی اداروں کی بات یہ کر رہے ہیں، جتنا اداروں کو انہوں نے تباہی انہوں نے کی، اداروں کی ایک ایک ادارے کی، جتنا اداروں پہ چڑھائی انہوں نے کی، جتنا اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش انہوں نے کی، یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں اور یہ کس ادارے کی؟ یہ نیب کی بات کر رہے تھے ابھی، نیب کی بات، نیب کا تو چیئرمین بھی آپ نے لگایا تھا، پھر آپ کو نیب کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ جب ججوں کی بات کرتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ اب الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ کس منہ سے اداروں کی بات کرتے ہیں؟ چیف الیکشن کمیشنر کو آپ نے لگایا۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ پھر سب سے بڑا ادارہ جو اچھا، آپ نے تو اپنے ملک کی کیا کہتے ہیں عزت اور وقار داؤ پہ لگا دیا، آپ نے اپنی فوج تک کو نہیں چھوڑا، آپ نے کس کو چھوڑا؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ جہاں تک الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف بلیو کرتی ہے اداروں کے جو بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کے آزادی پہ اور ان کی مضبوطی پہ، اور ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی کسی بھی ادارے کی، اگر کی ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ آج نہ ہو رہا ہوتا۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، الیکٹرل ریفارم کی بات کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ لوگ یہ دھاندلی کا شور آپ لوگ تو مچا لیتے ہیں، جب اس کا ایک حل نکالا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جب نیب کے قوانین میں ترمیم ہو رہی تھی تو سب سے زیادہ آپ لوگوں نے ہر شک اٹھا کے سائڈ پہ کر دی اور آپ لوگوں نے ساتھ ہی نہیں دیا، آپ لوگوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ماننا، یہ بھی نہیں ماننا۔ جب آپ ترامیم میں ساتھ نہیں دے رہے، جب آپ کو بری لگ رہی ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو الیکٹرل ریفارمز ہوں گی تو آپ کا حشر کیا ہوگا، یا جو بھی جماعت ہو، اگر ہم بھی اگر دھاندلی کریں یا کوئی بھی کرے تو یہ ایک اچھی طرف ملک جا رہا ہے، تو آپ کو تو ظاہر اعتراض ہی ہوگا نا۔ یہ ملک دشمنی والی باتیں آپ کرتے ہیں، اگر ہم دوستی والی باتیں کریں تو پھر، اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات کروں تو اگر ہم اتنا زیادہ اداروں کے اندر ان کو مداخلت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو الیکشن کمیشن نے جتنے نوٹسز ہمیں بھیجے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بھیجے ہیں، ایون بائی الیکشنز ہو جائیں، جو بھی الیکشن کسی کو نہیں بھیجے، اور ہم نے وہاں پہ جواب دیے باقاعدہ۔ تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے جویریہ صاحبہ کا کہ چونکہ ہم مداخلت نہیں کرتے لہٰذا اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو سب ادارے جو ہے نا وہ مستقل طور پر حاوی ہیں اور ہم اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اعتراض کیوں ہے؟ میں گزارش کروں جناب، جی، الیکشن کمیشن از سوللی ریسپانسبل فار کنڈکٹنگ دی الیکشن، درست، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو انڈیپینڈنس اس لیے دیا گیا کہ اس کے اوپر کوئی کسی کا روب نہ چل سکے گا، اس کو فائنینشل انڈیپینڈنس دیا گیا کہ وہ خرچے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ ٹنگے۔ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر کسی نے ووٹنگ کے طریقہ کار پر کچھ سجیشنز بھی کی ہے تو بھی اپروو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ وہ ریسپانسبل ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ ٹھیک، اب یہ خرابی کیسے جانچ پڑتال ہو سکتی؟ اس پہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہیں۔
मैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर करूं या न करूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। ये आरटीएस की तरह हमें धोखा न दिया जाए, तो अवाम को 5 साल के बाद ये तकलीफ न पहुंचे कि फिर वो उनके ख्वाब जो हैं वो टूट जाए या इधर हो जाए या जिधर भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है इलेक्शन कराने के तरीकेकार पर वो एतराजात कर सकती है। इनके एतराजात करने पर इनको खार लगी है कि ये होता कौन है इलेक्शन कमिश्नर कि हम पर एतराजात कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जी इलेक्ट्रॉनिक, अरे भाई अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए थे इलेक्ट्रॉनिक के, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाली इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई थी कि नहीं हुई थी? वो तो पता नहीं कितना हमसे आगे इम्प्रूव मुल्क है, डेवलप मुल्क है। वो कहते हैं एतराजात इस वजह से कि वन साइडेड है इलेक्शन कमीशन, बाइस्ड है इलेक्शन कमीशन हमारे साथ, इस वजह से उसने ये 37 पॉलिटिकल एतराजात कर दिए। जो बाबा एतराजात करने का पूरा हक है। फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि इलेक्शन कैसे होंगी। ठीक जी जवेरी, आपका मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी खोड़ो साहब। बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी ये अर्ज की है, इदारों का जो इस्तेहकाक है उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। इदारों का जो कंडक्ट है उसके ऊपर ज़ाहिर है हमें एतराज है। इदारों का जो भी आईनी और कानून के दायरे, मतलब जो भी उनकी अथॉरिटी जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, उससे तो हम कह ही नहीं रहे कि वो करें। हमने तो नहीं कहा, हाँ वो नोटिस भेजें, हम जवाब भी दें, जिसको भी आए नोटिस, उनका काम है वो करें, अपना काम करें। हमारा काम है हम उसको क्लैरिटी जवाब दें। आग लगाना तो आपके दौर में जितना नहीं अली परवेज साहब, ये आग लगाने वाले दौर गुजर गए। जब रिकॉर्ड जल जाया करते थे वो आग लगाने वाले दौर गुजर गए। चले खोड़ा साहब कमेंट करें तो मैं ब्रेक ले लूं, फिर अली साहब का। जी मोहतरमा, बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाके ये सारी बातें गए, प्रेस में न उछालें। प्रेस में उछालने से इदारे कमजोर होते हैं। ठीक, यानी कि कानूनी जो बात है वो करेंगे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। तो अली परवेज साहब जो है ना वो बड़े मुस्तरब हैं जवाब देने के लिए, तो उनका जवाब लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज मलिक साहब, निसार खोड़ो साहब और जवेरिया जफर आई साहब मेरे मेहमान हैं। ब्रेक पे जाने से कबल अली परवेज मलिक साहब, बात हो रही थी इदारों को कमजोर करने की, उस पर आप कमेंट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाफिज साहब, मैं सबसे पहले तो मैडम से माजरत कर लूं, इनके आला मेयार के ऊपर मेरा वो सवाल का जवाब जो आपने पूछा था कि ये इदारों को क्यों कमजोर कर रहे हैं, और जिससे मैंने समझाने की कोशिश उनके मेरिट पे पूरा नहीं उतरा। शख्सी आमरियत आपका जवाब मैडम मैं माजरत, पर मैं उसकी आपको एक छोटी सी और आपको आला मिसाल दे दूं। आपने वो सदर साहब की तकरीर तो सुनी ना, आप मुझे बताएं जो सदर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो कितना बड़ा इस मुल्क का आला इदारा है जिसको हम सबको, जिसकी इज्जत भी करनी चाहिए। मैं गुजारिश ये करूंगा, उस ओहदे के साथ इन्होंने क्या किया है इसको देखने के लिए ये आज का अखबार है ट्रिब्यून, इसकी जो हेडलाइन है मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ने लगा हूं। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है मैं उर्दू के अंदर वो अल्फाज रिपीट कर सकूं, पर आपसे, क्योंकि आपकी उर्दू जुबान मेरे से बहुत बेहतर है, तो आप जरा काइंडली ट्रांसलेट करके बताइएगा ये अखबार क्या कहता है। ये कहता है प्रेसिडेंट टाउट्स प्रूडेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये टाउट किसको कहते हैं, जरा इसका उर्दू में मुझे आप तर्जुमा बता दें और मैं इस बात को आगे लेके चलता हूं। ये तो इतने कमजोर लोग हैं कि इन्होंने सदर के ओहदे को भी अपनी सियासत की नजर कर दी है। जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को किया है, जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन को आग लगाने दौड़े हैं, जिस तरह से ये मीडिया के पीछे लग गए हैं, मैं इनसे गुजारिश सिर्फ यही करूंगा मोदबाना अंदाज के अंदर, इस मुल्क के जो आपने फॉर्मूले इस मुल्क को ठीक करने के कंटेनर के ऊपर दिए थे ना, जब आप हुंडी की तरकीब करते थे, पीटीवी के ऊपर धावा बोलने की बात करते थे, वो सारे के सारे फॉर्मूले आज आपको आपके सिलेक्टरों की वजह से वो मौका मिला है कि उनको आजमा के इस मुल्क के गरीब आदमियों की हालात बदल के दिखाएं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि उसके ऊपर से आधा भी इंप्लीमेंट अगर आप कर देते ना, तो आपको वो पिशावर के अंदर, आपको वो लाहौर के अंदर, आपको वो सरगोदा के अंदर इस तरह से मुंह की ना खानी पड़ती। तो खुदा के
लिए परवेज साहब अपनी कहते हैं हम जिम्मेदारी जीत का रहे हैं, एहसास करें। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिर्फ दो इतना चार जगह से फोबिया जो है कुछ कि भी कहना है। कंटेनर इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अच्छा जवेरिया साहब, ये प्रेस गैलरी कल बंद कर दी आपने, मैं- प्रेसिडेंट की स्पीच है, हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। नहीं तारिक भाई, जरा इसका उर्दू का तर्जुमा तो बता दें मुझे। चलें अब रहने दो उर्दू के तर्जुमे की तरफ। भाई ये क्या आप बता करें? चलें। देखिए तारिक साहब, पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे थे बड़े जोशो खरोश जज्बे के साथ, जो मैं समझ सकती हूँ इनका, लेकिन बात ये है कि अच्छा, एक तो फोबिया भी नहीं, दिमाग से निकलने वाली चीजें, ना कंटेनर निकलता है ना कोई चीज निकलती, अभी तक नहीं निकला पता है, जो क्योंकि claim अभी आपने तक ये मेंटली उस तारिक भाई, स्क्रीन पे देखें। ये बेचारे उस फेज पे ही नहीं आए, ये बेचारे उस फेज में ही नहीं आ रहे अभी कि एक्सेप्ट कर सके कि मुल्क भी संभल गया, पीटीआई की गवर्नमेंट भी बन गई, पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात भी बन गई। ये इनकी बिल्कुल ये इनको अभी तक ये जो है ना जहन कबूल करने ये को तैयार कबूल करने को कतई तो, और फोबिया इतना ज्यादा है कि ये फिर ये यहाँ तक महदूद नहीं रहते, ये जातियात तक चले जाते हैं। ये तो बात इसको तो चले यहाँ पे कदे खत्म। प्रेस जहाँ गैलरी तक के ऊपर। मीडिया की बात आप कर रहे थे, आपने इंट्रो में भी कहा, मैंने कहाँ पे जातियात में आ गया हूँ? नहीं नहीं जो आपकी overall बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रही हूँ, अभी आपकी करंट बात नहीं हाफिज कर साहब, रही, ये overall स्क्रीन बात पे कर तो रही हूँ। बताएं क्या लिखा हुआ है। बस ठीक है, पढ़ दिया आपने। अली भाई, आप थोड़ी देर खामोश हो जाएंगे तो मैं बोल लूँ। पर आपने वैसे भी कम बोलना है, खोड़ो साहब को ज्यादा बोलने का मौका देना है, और आप खोड़ो लोग साहब जो है ने ना कहा, दोनों ही बोले बिल्कुल जाएं। नहीं, खोड़ो साहब का काबिल एहतराम है बिल्कुल, हमारे वो लिए, हमारे सीनियर है, सारा टाइम उनको दें। नहीं नहीं, बिल्कुल खोड़ो साहब सीनियर है, काबिल एहतराम है। बात यह है कि आपने मीडिया की बात की, उस हवाले से देखें, अगर बात की जाए जैसे हमारा आजकल इशू बना हुआ है मीडिया के साथ, हर इदारे में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी चाहिए, और हमारा ये एक उसमें स्टांस भी है, और आज भी रिसेंट भी जो डेवलपमेंट हुई है वो इसी हवाले से हुई है कि प्रॉब्लम सॉल्व, और पीएम साहब भी चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर हम एक पहली बात तो ये कि एक कानून नहीं बना, जब वो बना ही नहीं, अभी बात हो रही है उस पे, तो इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। फिर आप फ्रेमवर्क आपने पढ़ा नहीं, आपने फ्रेमवर्क पढ़ा ही नहीं पीएमडीए का, जिसमें खुद बहुत सारे सहाफी भी कह रहे हैं कि कह रही हैं कि हाफिज साहब को मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं हाफिज साहब को नहीं कह रही, कि आप जब उसका पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगी? आप बस ट्वीट पे ट्वीट करते जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रही। जहां तक मीडिया की आजादी की, सहाफी, हम तो एहतराम मुल्क का पिलर है ना, एक सतून है, एक सहाफत, तो हमने तो हमेशा इसके बारे में इनका साथ दिया है। मैं आपको एक बात नहीं, प्रेस गैलरी आपको आप स्पीकर साहब ने भी आपको बताया, और जिस तरह से बाहर वो उस वक्त एक एजिटेशन हो रही थी, अगर कोई बदमजगी हो जाती तो भी जिम्मेदार जाहिर है कि आप लोगों ने तब भी यही कहना था। तो हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की बदमजगी हो, असेंबली को भी बंद कर दें, वहां की किताबें चली हैं। अच्छा नहीं, आपकी तरफ एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौरे हुकूमत, पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में सहाफियों पर 18 हमले हुए, 14 सहाफी शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सहाफियों पर 39 हमले हुए, 32 सहाफी शहीद हुए। टेररिज्म के वाक़यात ठीक है, देखें अब ये तो आप अगर ये तो फिर आप किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट कर दें, किसी को किसी से कनेक्ट कर दें, वो तो फिर आपकी मर्जी, आप इधर से उठा के बॉल उधर ले जाएं और बॉल उधर उठा के इधर ले जाएं, तो फिर ये किस तरह कहते हैं कि हम सहाफत की आजादी पे, सहाफियों के हकूक पे कुछ इनको, बल्कि इसमें तो अभी जो हम जिस पे बात कर रहे हैं, या पुराने सारे कवानीन इकट्ठे करके उसको एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हम जिस फ्रेमवर्क की हम बात करें उसमें तो प्रोटेक्शन मिलेगी, इवन वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अब इसका ये कि मीडिया इंडेक्स जो है वो हमारा कहीं से कहीं पहुंच गया। दूसरा अली परवेज साहब, ड्राफ्ट जो है ना, को 5-6 ड्राफ्ट तो हम पढ़ चुके हैं, हर ड्राफ्ट के बाद बता देते हैं कि जी ये वाला नहीं है, अभी तक जो है ना वो कोई चीज नहीं हुई। आज भी हमारी मीटिंग होती रही है, कोई ओरिजिनल चीजें पेश नहीं करते हैं। अब कल कमेटी की मीटिंग है, स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें जाके खोड़ा साहब, ये कभी आपने सुना इतनी पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कि जी प्रेस गैलरी बंद हो गई और साफियों को बोला नहीं जी इनको अंदर नहीं आने देना, बाहर भी चले मुजाहरे तो गवर्नमेंट के खिलाफ करते रहते हैं, वो कहते हैं जी हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और हमारे दौर में कम हमले हुए हैं, हम बड़ा चाहते हैं कि इजहार राय की आजादी हो। सर देखें, इस पाकिस्तान के क्या रुख है। एक रुख था जो जनरल ज़ियाउल-हक ने कहा, अखबार हाथ में पकड़ के और टीवी पे आके कहा कि आज अखबार देख लो
ये एडिटोरियल पेज भी बिल्कुल साफ है और कोई न्यूज ऐसी नहीं है। और मैं आज बड़ा आराम से दिन गुजरूंगा मेरा, जब उसने सेंसर बोर्ड लगा दिया, सेंसर लगा दिया, और बड़े खुश थे वो हुक्मरान उस वक्त इस सेंसर लगाने पर कि सारे अखबारों के जो एडिटोरियल पेजेस थे वो खाली गए। फिर कंपेयर करते हैं हम, वाह वाह वाह, कंपेयर करते हैं ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ पर। जनरल मुशर्रफ आके अपने आप को लिबरल किंग जाहिर करते हुए कहता था मैंने तो 40 चैनल खोल दिए, वाह 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 वाह। फिर आ गया पैमरा। पैमरा में आ गई लाइनें, ये नहीं लिखना और ये नहीं बोलना, फलां के लिए नहीं बोलना और फलां के लिए नहीं बोलना। भाई दुनिया में वजीरे उज़्मा पर बाकायदा जोक्स बनते हैं, बाकायदा प्रेसिडेंट्स पर जो अमेरिका के हैं बड़े खाके उठते हैं, मजाकिया खाके उठते हैं, कॉमिक शोज होते हैं। इन सब मजाकिया, एक मिनट, इन सारे मजाकिया खाकों को देख देख के पाकिस्तान वालों ने भी थोड़ी सी हिम्मत बंद गई, जो उन्होंने डोंकी किंग बना दिया। लेकिन जब डोंकी किंग बना, जब डोंकी किंग बना तो फिर इनको, अबे सुन ले ना सर, सुन ले, मैं जो इतना मुझे बोलना आएगा मैं वही बोलूंगा ना सर, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता एमएनएस की तरह, किसी और की तरह, मैं गरीब आदमी। अभी ये ज्यादा नहीं बोल सकते जी गुड़। हाँ जी, मैं नहीं बोल सकता। नहीं सर, हमारा टाइम भी आपके जिम्मे सर। जी गुड़। तो सर ये हुकूमत अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने वाली बात से जरा बहुत नाला है। जब पैमरा था तो उसमें गलतियां क्या थी, कौम को बताया नहीं। नई कोई चीज बनाना चाहते हैं तो वो क्यों बनाना चाहते हैं हमें पता नहीं। फिर कहते हैं कभी लगा ही नहीं तो एहतजाज किस चीज का। तो फिर आप बात करते ही क्यों हैं? अगर आपने लागू नहीं किया तो इतना सारा शोर क्यों मचाया हुआ है? इन सारे जर्नलिस्ट को क्यों आपने तंग किया है कि जी आज धरना आके देख पार्लियामेंट के सामने? दुनिया क्या नहीं देख रही है पाकिस्तान को कि जर्नलिज्म यहां आजाद नहीं है, प्रेस यहां आजाद नहीं है? क्या ये वहां पाकिस्तान के ऊपर हंसेंगे नहीं, तनकीद नहीं करेंगे? वो इदारे जो आपसे आप कर्जा जिनसे लेते हैं, वो इदारे जिनसे आप मदद देते हैं, क्या वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे? कल खोड़ा पाकिस्तान फोकस में नहीं आएगा। कल खोड़ा सर मैंने एक जर्नलिस्ट से पूछा, वो अफगानिस्तान रिपोर्टिंग करके आया, कहते जी मैंने वहां पे मीडिया आजाद पे बात की। उन्होंने कहा यार किस मुंह से बात करते हो तुम? अपने मुल्क में देखो कितना आजाद है, हमसे क्या पूछ रहे हो आप? जी सर मुझे बात करने की थोड़ी सी इजाजत है? जी जवेद साहब, मैं पहले प्रेस गैलरी अली परवेज साहब बंद हुई, उसके ऊपर जरा अगर कमेंट कर दें आप। कल देखें, मैंने तो आपसे कहा है शर्मनाक रवैया है, और हम सबको अगर जवेरिया साहिबा समझती हैं ये नामुनासिब तरीका था जो स्पीकर ने उठाया वहां पे, तो आए मिल के एहतजाज करते हैं। इनके नंबर और हमारे नंबर मिला के तो स्पीकर को हम सुबह फारिग कर देंगे। अगर ये स्पीकर के खिलाफ नई कार्रवाई करना चाहते हैं इसके साथ, इसका मतलब ये है कि मिले हुए हैं। और जहां तक इनका ये खतरा कि वहां पे कोई लड़ाई ना हो जाए, तो माशाल्लाह जो इनके वजीरों ने वहां पे किताबें मारी थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उसके बाद वहां पे लान तान की थी, गालियां निकाली थी गलीज, जब वहां पे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन अपनी तकरीर कर रहा था, तो मुझे बताएं कि असेंबली के फ्लोर को भी ये बंद कर देंगे? उसके बाद जो इन्होंने केपीके की असेंबली के अंदर रोज करते हैं, बाकी की चीजें जो इनके रवैये और इनकी जो नफरतें इन्होंने बोई हैं, तो किस किस चीज को बंद करेंगे? क्यों जाके ये छुपना चाहते हैं इन ढीले बहानों के पीछे? क्यों अपनी कारकर्दगी को क्योंकि मीडिया के आगे आके डिफेंड नहीं कर सकते, तो इस किस्म के ओछे हथकंडे लेके सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने गिरबान में देखें। मैंने ब्रेक पे जाना है। नहीं, अगर शॉर्टली करना है तो फिर मैं कमेंट नहीं करती, क्योंकि मैं देखें खोड़ो साहब और अली परवेज मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि आप असेंबली के फ्लोर की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आपने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को स्पीच नहीं करने दी, और उस वक्त जो आपका रवैया था और उस वक्त से लेके आपका अब तक जो रवैया है, आप पहले उस पर गौर करें। दिल टूट गया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि किताबें मारी आपने, तो किताब हमारी एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, उनको मारी, वो जख्मी हो गई। एक को मारा, उसकी उस दूसरे की आंख भी जख्मी होगी। आप लोगों ने तो लड़ाई मार कुटाई का जो तो बंद कर देना फ्लोर।
हम फ्लोर क्यों बंद करें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, आप जो चाहे कर ले, प्रेस गैलरी क्यों हम बंद अपनी करें? जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, खोड़ो साहब फरमा रहे थे जनरल जिया और पता नहीं कहाँ पहुंच गए, वैसे जनरल्स के बारे में तो जरूर बात करेंगे, दोनों पार्टियां जो पैदावार जो वहां की हैं, वो तो खैर, तो ज़ाहिर वो है। People's अब बात Party। ये है कि मेरे पास एक वीडियो, मोहतरमा मेरे पास प्लीज मोहतरमा प्लीज प्लीज खोड़ो साहब, आपने जो मिसाल दी, मैं नहीं, एक नहीं। बात करना चाहती सर हूँ। मोहतरमा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, कभी फ्लोर खोल दो, कभी गैलरी अच्छा, बंद चले कर मैंने दो, ब्रेक कभी ले बात तो खोल दो, करने कभी देना। फ्लोर बंद जी कर दो। कॉमिक्स जी शेरवानी पहन के कौन हाफिज गया? साहब, मुझे समझ तो जरा एक आपको मिनट नहीं बात आ करने रही, दीजिएगा। समझ तो आपको नहीं आ रही है। जी पहली बात तो ये जवेद समझ साहब आपको ब्रेक नहीं आ पे रही है। जाना कॉमिक मैं ये बात कर रही हूँ कि सर, जो एक मिनट, कॉमिक एक शोज होते मिनट हैं, मांगता उसकी हूँ बात मैं। हमने सिर्फ फेक न्यूज की बात की है, हमने ठीक। ये बात की है कोई किसी पे बात ना खोड़ो करे। साहब को मेरे एक पास एक मिनट वीडियो है, मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप इजाजत दें तो आप प्रोग्राम में चलाएं कि बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे हैं सहाफियों के सामने बैठ के कि किसकी जुर्रत के मुझसे ये सवाल करे। ये आजादी थी आपकी सहाफत की। फिर हामिद मीर साहब वाला केस आपके सामने, उनकी वीडियो अभी भी आप देख लें, आपको खुद बेहतर पता होगा, आपके सहाफी भाई हैं, पीएमएलएन के दौर में जो हुआ है कि मैंने यूं किया, उनका बकायदा वीडियो बयान है कि मेरे साथ जो मैंने ये बात की, ये सब। आप लोग तो सवाल तक नहीं पूछने देते, बाहर से पर्चियां देके भेजते कि ये सवाल पूछने और ये नहीं पूछना। चलें, खोड़ो खोड़ो साहब, साहब, मेरे पास वो वीडियो मौजूद चलें, खोड़ो साहब, एक सवाल। जिसमें जी, बिलावल जरदारी साहब एक फरमा सवाल। रहे जी, हैं अपने खोड़ो वालिद साहब। मोहतरम की तरह। जी खोड़ा साहब एक सवाल माफ कीजिए मोहतरमा, मैंने जियाउल हक का नाम देकर आपको चिढ़ा दिया, मैंने जनरल मुशर्रफ का नाम लेके आपको चिढ़वा दिया। कंटेनर से उतर के भागा कहाँ था इमरान खान? चढ़ा दिया आपने। कंटेनर से उतर के किसके यहाँ भाग के गया था और वापस आके क्यों मुस्कुरा के बोले जा रहे थे? आप लोग चिढ़ाई चले, क्या बातें कर रही हैं आप? चले ठीक है, खुदा का। मैं एक वक्फा ले, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर जो है वो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जवेरिया साहिबा, अली परवेज साहब ने साथ, खोड़ साहब मेरे मेहमान है। लास्ट सेगमेंट है। खोड़ साहब, शौकत तरीन साहब आ जाएं। कहते हैं जी रुपया इस वजह से डी वैल्यू हो रहा है कि हम IMF के प्रोग्राम में चले गए। 169 रुपए पे आज पहुंच गया। गवर्नमेंट कहती है फूड सिक्योरिटी के लिए हम कुछ स्टेप उठा रहे हैं, आटे की कीमत फिक्स करेंगे, चीनी की भी फिक्स करेंगे। आपका शॉर्ट कमेंट सर। अब ये सर, अब पिछली दफा जब डॉलर भरा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था, उनको बाद में पता चला टीवी से कि जी बढ़ गया है। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने इसको छोड़ दिया है, खोल दिया कि ये अपनी अपनी वजन के साथ जाके डॉलर रुकेगा। हाँ, मार्केट के ऊपर 155 पे पहुंचा तो बड़ी बढ़के मारी थी कि जी देखा 155 पे आके स्टेबल हुआ है डॉलर हमारा पाकिस्तानी रूपी के मुकाबले में, ये वो। अब 170 तक पहुंच रहा है, लोग कह रहे हैं 175 जाएगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी जवाब देना, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दें कि 155 पे वो बड़क मार रहे थे, अभी चुप क्यों हो गए हैं, क्या बात है? और IMF आजकल की तो बात नहीं है, IMF से तो पहले से सौदा किया हुआ है अपनी किस्मतों का। अब अगर उसने कोई नई ट्रांच दे दी है पाकिस्तान को, तो हम तो सोच रहे थे कि जी पैसे आएंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, बजाय उसके उल्टा नीचे गिर पड़ा। हमारे एक्सपोर्ट हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। अब जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर को सफाई करनी चाहिए ना, छोटी मोटी बातों पे वो आके टीवी पे बोलते हैं तो अभी पता नहीं क्यों कहते हैं महंगाई भी इस वजह से कि कोरोना है। शौकत तरीन साहब कहते हैं महंगाई इस वजह से कि कोरोना है। हाँ? महंगाई इस वजह से नहीं, आज नहीं, आज आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने बड़ी तारीफ की है कि जी कोरोना को क्या मुकाबला किया है पाकिस्तान ने। सही उसकी तो तारीफ हुई है। ठीक। अली साहब, ट्रेड तो डेफिसिट, कोरोना का तो मसला नहीं हुआ ना। ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया, रुपया 169 पे पहुंच गया। बाकी और जो मामलात हैं, डायरेक्शन जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्या होगा? फॉरेन रिजर्व कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा है, दूसरी तरह अगर फॉरेन आपके रिजर्व ज्यादा है तो फिर रुपया इतना वीक नहीं होना चाहिए। समझ से बाहर है कुछ जो बेसिक इकोनॉमिक्स के उसूल से ही बाहर है। हाफिज साहब,
میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میڈم کو تو میرا جواب ویسے پسند نہیں آتا. ان کے جو نالائق لیڈر ہیں انہوں نے کنٹینر کے اوپر ہمیں نہیں بتایا تھا جب ڈالر مہنگا ہو تو سمجھو چور حکمران آ گئے. تو آج تو کھورو صاحب نے بالکل صحیح کہا, ان کو ٹی وی پہ آ کے جواب دینا چاہیے نا. جو پی ڈی ایم اے کے اوپر آپ نے بات کر رہے تھے نا, جو میں اس کے اوپر صرف گزارش کرنا چاہوں, ان کو کس نے اس ملک کے اداروں کا ٹھیکیدار بنایا ہے مجھے بتائیں. ہم نہیں سمجھتے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر ڈس انفارمیشن کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ اس قانون کو لانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ کیوں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ قانون شیئر نہیں کرے. مجھے بتائیں کیوں جو آج کے یہاں پہ ادارے ہیں, پیمرا ہو گیا, باقی کے جو یہاں پہ سائبر کرائم کے آپ کے پاس قانون موجود ہے, اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفیمیشن کے لا موجود ہیں, ان کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ کیوں سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ نہیں کرتے؟ کیوں ایسے جرمانہ لانا چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق پھر ان کی سرخیاں لگیں اور ان کو کوئی ٹاؤٹ نہ کہے کہ یہاں پہ یہ جو آ کے اپنی پالیسیوں کا ٹاؤٹ بنا رہے ہیں؟ اور کیوں مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ ہینڈ پک کر کے ٹریبیونل بنانا چاہتے ہیں کہ حافظ طارق صاحب کو ہم سزا دے سکیں کیونکہ ان کے ٹی وی پروگرام کے اندر یہ نظر آیا کہ پروڈنٹ طنزیہ انداز کے اندر اخبار لکھ رہے ہیں ان کی اکنامک پرفارمنس کے اوپر. کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہے آپ کے پاس یہ رائٹ نہ ہو کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر جا کے اپیل نہ کر سکیں؟ تو گزارش یہ ہے, نہ صرف یہ نالائق ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بدنیت ہیں, اور یہی چیز آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر شعبے کے اندر, مہنگائی کے اندر, ڈالر کی اڑان کے اندر, پیٹرول کی قیمت کے اندر. ابھی تو آگے دیکھیں پیٹرول کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. 10 روپے کی سمری اور چلی گئی ہے, 10 روپے کی پھر مزید بڑھانے کی سمری چلی گئی. ماشاءاللہ ابھی اس کے بعد 15 روپے کی اور جائے گی, کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایل کا 650 ارب کا بجٹ میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ نہیں, آپ ماشاءاللہ حساب نہیں پڑھتی, بجٹ آپ نے نہیں پڑھا. 650 ارب لکھا کہ نہیں لکھا؟ اس کو میٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایل کے لیے کتنا پی ڈی ایل کرنا ہے؟ صاحب نے پہلے دن کہا کہ 25 روپے بڑھیں گے. یہ تو طنز ہی کریں, یہ طنز ہی کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر ہنس سکتے ہیں, پر اس ملک کے اندر جو عوام کے ساتھ کر دیا اس کے اوپر نہیں سوچیں گے. جی جویری صاحب. طارق صاحب اصل میں وہی والی بات ہے کہ علی پرویز ملک صاحب کے دماغ سے تو کنٹینر جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی گفتگو شروع بھی کنٹینر سے ختم بھی کنٹینر پہ ہو گئی. تو وہ تو میں پہلے بھی اسے بات کر چکی ہوں. دوسری بات جو یہ فرما رہے ہیں نا, دیکھیں میں عمران خان صاحب کہتے تھے روپیہ گرے تو بات کریں, اوور آل بات کریں, جو گرتا ہی جا رہا ہے. نہیں, میں ان کی ذرا بات کا جواب دے لوں. جو اوور آل بات کریں, مجھے یہ بتائیں, ایک تو یہ بار بار جب کوئی بات نہیں ان کو سمجھ کیونکہ کچھ نہیں آ رہا ہوتا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا, تو پھر بار بار اس طرح ہنسنے سے اونچے اونچے کہکے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ان چوٹا کچھ بھی نہیں بولنا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ چڑ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چڑھانے کی بیچارے پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم چڑھ نہیں رہے. اب پی ایم صاحب کیا کہتے ہیں, بڑی اچھی کوٹ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ مائنڈ بیکاز یو ڈونٹ میٹر. آپ جو مرضی کرتے پھریں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم کریں گے. آپ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں طارق صاحب, آپ ایک مطلب جس شعبے سے ظاہر آپ کا, اسی کے بارے میں ہم بات کریں. کیا کسی کے بارے میں فیک نیوز بغیر کسی تحقیق کے, چاہے وہ علی صاحب ہوں, کھوڑو صاحب ہوں یا کوئی بندہ ہو, کسی کا کوئی رائٹ بنتا ہے؟ کوئی رائٹ نہیں بنتا. مگر جب وہ رائٹ نہیں بنتا, نہیں, جب وہ رائٹ نہیں بنتا تو یہ تو ان کے لیے بھی اور سب کے لیے ایک مطلب ایک کلیکٹیو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان کو خود سوچنا چاہیے. اور جو علی صاحب بات فرما رہے تھے نا کہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ 5th جنریشن, آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ آپ تو اس طرح کی چیزیں ٹیکنالوجی میڈیا ہاؤس بنا کے اور پورا آپ کی نالائق ترین لیڈر صاحبہ, آپ کی نالائق ترین لیڈر صاحبہ جن کو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلانا نہیں آتا, جن کو انگریزی کے اوپر بھی 25 کروڑ کا جرمانہ ہوگا, 25 کروڑ کا جرمانہ ہنسنے کے اوپر. پی ڈی ایم اے کے اندر اب آپ یہ پرپوز کریں گے کیونکہ ان کو تو پرابلم اس چیز کے اوپر ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے ہنس کیوں رہے ہیں, کیونکہ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں نا, یہ جواب دیتے ہیں اس کا کچھ اور. تو ماشاءاللہ بات ہمارے پہ کرتے ہیں, الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں. 25 کروڑ کا جرمانہ ہنسنے کے اوپر جو ٹی وی کے اوپر آ کے ہنسے گا اس کے اندر پی ڈی ایم اے کے اندر لکھا جائے گا. تھوڑا سا لاسٹ کامنٹ, آئی ڈونٹ مائنڈ بیکاز یو ڈونٹ میٹر. یہ عمران خان صاحب کس وقت جی کھوڑا صاحب.
जी मैं समझ में नहीं आया जी, इतना बड़ा माहौल अच्छा था कि मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। माहौल अली परवेज मलिक साहब की वजह से खराब हुआ क्योंकि वो किसी को बोलना देना नहीं चाहता। जवेरिया साहब कह रही है, मैंने तो गुजारिश की है कि 25 करोड़ का जुर्माना हंसने के ऊपर भी लगा दें मेरी के ऊपर। जवेरिया साहिबा कह रही है पीएम साहब सोचते हैं, जवेरिया साहिबा कह रही है पीएम साहब सोचते हैं कि पीएम साहब सोचते हम हैं, सब सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आई डोंट माइंड, वी डोंट माइंड बिकॉज़ यू डोंट मैटर। और हम आपकी तरह अखलाक से गिरी हुई मिसालें भी नहीं दे सकते जो खोड़ो साहब जैसे सीनियर लीडर। खोड़ो साहब जी, वी डोंट माइंड। हाफिज साहब जी, हाफिज साहब जी देख रहे हैं, जवेरिया साहिबा बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अली साहब क्या मैं बोलूं, अली साहब आप सवाल क्या कर रहे थे? अली साहब नहीं कर रहे। हसेमत पीडीएमए के अंदर 25 करोड़ का जुर्माना है आपके ऊपर। वो कहते हैं वी डोंट माइंड, वो कह रहे हैं खोड़ो साहब 50 करोड़ हो गया। वो कह रहे हैं खोड़ो साहब वी डोंट माइंड बिकॉज यू डोंट मैटर। बात ही को नहीं, ये है सवाल। वो कहते हैं वी डोंट माइंड बिकॉज यू डोंट मैटर। करने के बाद क्या रहेगी इनके पास? कोई बात नहीं है। खोड़ो साहब कहते हैं पाकिस्तान ने कमाना है, पाकिस्तान ने कमाना है, नया पाकिस्तान बनाना है, और इसी तरह से हंसने पर भी जुर्माना है, रोने पर भी जुर्माना है, मरने पर भी जुर्माना है, और जीने पर भी जुर्माना है। सिंध को आपने खा जाना है। मैं क्या बोलूं, कमाना है, पाकिस्तान ने कमाना है, पाकिस्तान ने कमाना है, ही जाना है, और आपकी यही सोच ने आपको लेके डुबा देना है और आपने सिंध को पूरे का पूरा खा जाना है। अली परवेज साहब, निसार खोड़ो साहब, जवेरिया साहब, तमाम मेहमानों का शुक्र किया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।